नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। कल की क्लास में हमने कोविड-19 को स्टार्ट किया था। कोविड-19 कौन सा वायरस है, इसका पॉजिटिव एजेंट तो हमने कहा था कि SARS-CoV-2, पहले इसको नोवल कोरोना वायरस भी कहा गया, तो वो भी इसको कहते हैं। वायरस के बारे में 2-4-5 बातें कि पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। 4 प्रकार की विशेष प्रोटीन होती है इसमें, एन प्रोटीन, ई प्रोटीन, एम प्रोटीन और एस प्रोटीन। स्पाइक, मेम्ब्रेन, एनवेलप और न्यूक्लियोप्रोटीन, ये 4 प्रकार की विशेष इसमें प्रोटीन होती है। ये निडो वायरल्स ऑर्डर का है। ये अब तक 3 बार बीमारियां फैला चुका है। 2002-3 में चाइना में SARS-CoV-1 के नाम से, 2012 में सऊदी अरेबिया में मर्स के नाम से, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और 2019 कोविड-19। इस बार ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में फैला है। पहले उतना नहीं था, एक लोकल एरिया तक ही वो लिमिटेड था, सीमित था। रिजर्वायर होस्ट इसका चमगादड़ है। चमगादड़ से फर्स्ट टाइम जब बात करें तो सीवेट कैट के माध्यम से ह्यूमन में आया था, सेकंड टाइम कैमल के माध्यम से, और थर्ड बार माना जाता है कि पेंगोलिन से। अलग अलग वेरिएंट हैं जिनका नॉमेनक्लेचर जो किया गया है वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। काफ़ी सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, और हाई कॉन्सिक्वेंसेस वाला अभी तक कोई नहीं है। इंडिया के अंदर जो पहले था वो कापा था। पहली बार जो वेव्स आई थी उसमें लगभग जो वेरिएंट बना था वो बहुत ज़्यादा वो दिक्कत वाला था नहीं, जिसका कोड नेम कहें तो वो B.1 617.1। इस बार सेकेंड वेव जो है वो डेल्टा वेरिएंट है और ये B.1 617.2, और अब डेल्टा प्लस भी है, वो 617.2.1। ये भी ध्यान रखने का वेरिएंट। उसके बाद में सिम्टम, आरओ नंबर, केस फर्टिलिटी रेट, इंक्यूबेशन पीरियड, RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, सिटी स्कोर, डी डाइमर टेस्ट, CRP टेस्ट, IL टेस्ट, इन सब की बातें हमने लास्ट क्लास में कही थी। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे ट्रीटमेंट। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के संबंध में देखें तो क्या ट्रीटमेंट अब तक दिए गए हैं, उनकी क्या स्थिति रही है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कोई भी बीमारी होती है तो जनरली ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब लक्षण आधारित। लक्षण आधारित का मतलब जैसे लक्षण है वैसा ट्रीटमेंट करना। जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल दे दो साहब। पैरासीटामोल की टेबलेट जनरली बुखार आता है हम लेते ही हैं। अब वो बुखार वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, प्रोटोजोआ की वजह से है, थकावट की वजह से, या किसी भी वजह से, तो हम पैरासीटामोल लेते हैं। तो पैरासीटामोल इसमें भी दिया जाता है। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है तो सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण आते ही आते हैं। सर्दी जुकाम खांसी जब भी होती है तो एक एंटीबायोटिक दी जाती है कि किसी बैक्टीरिया का सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो एक एंटीबायोटिक के रूप में। और जनरली इसमें जो प्रिफर करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तो एक एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दवाई है
जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को कहें, बैक्टीरिया वगैरह नाक कान गले में यहाँ पे ज़्यादा हो गए हो तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो एक एंटीबायोटिक दवाई भी ये जनरली दी जाती है। तो ये कॉमन बात है, ये कोई स्पेसिफिक कोविड का ट्रीटमेंट है ऐसा नहीं है, हम केवल लक्षण आधारित जो है वो। अब जहां पे भी इन्फ्लामेशन की शिकायत ज्यादा रहती है, इन्फ्लामेशन का मतलब बॉडी के अंदर फीवर की स्थिति, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, स्वेलिंग हो बॉडी में, इस प्रकार की होती है, तो एक शब्द आता है एंटी इन्फ्लामेटरी। और एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में वैसे हल्का फुल्का तो पैरासीटामोल भी है, बट और थोड़ा स्ट्रांग के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी अगर बात करें तो मेनली दो दवाइयां दी जाती है इसमें, एक डेक्सामिथाजोन और एक प्रेडनिसोन। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ये स्टेरॉइड ज्यादा देने की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि इम्यून पावर ही ये सब, चाहे बुखार हो, चाहे स्वेलिंग हो, चाहे ये सब जो आते हैं, वो एक प्रकार से बॉडी में जब भी बैक्टीरिया आता है तो उसके विरुद्ध आते हैं और उनको हम सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। और ज्यादा स्टेरॉइड देने से इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है, जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस वाली बातें खूब सारी हुई थी। तो इम्यूनिटी कम होने पे वो ज्यादा दिक्कत देती है। तो चूंकि इस इन्फ्लामेशन की वजह से दिक्कत कुछ ज्यादा आने लगती है, तो उसको थोड़ा सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव देने पड़ते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देने पड़ते हैं। तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में डेक्सामिथाजोन, प्रेडनिसोलोन, ये कॉमन दवाइयां हैं, पहले से चली आ रही, आज भी दी जाती है, आगे भी देते रहेंगे। ये पर्टिकुलर कोई कोविड के लिए हो ऐसा नहीं है। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे 3 तरह की दवाइयां तो ये जो जनरली दी गई थी कोविड के सभी पेशेंटों को। अब इसके अलावा स्टार्टिंग की अगर बात करें तो एक दवाई एंटी मलेरियल कहें तो मलेरिया हमारे यहाँ पे खूब सारा होता ही है। मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए क्यूनेन की गोलियां, हम जनरली कहते हैं क्लोरोक्विनेन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनेन, ये टैबलेट दी जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। मलेरिया बिल्कुल इनसे ठीक हो जाता है। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ कोविड-19, तो चाइना से ये रिसर्च सामने आई, उन्होंने ये कहा कि साहब इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनेन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। चाइना की तरफ से ये बात कही गई, ये कहा गया तो दुनिया के सारे देशों ने कि बिल्कुल साहब बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। हमारे जैसे देशों में क्लोरोक्विनेन की गोलियों की टैबलेट की कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारे मलेरिया खूब होता है, हर फैक्ट्री खूब सारी बनाती है। बट ऐसे कंट्री जहाँ पे मलेरिया नहीं होता है तो वहाँ पे ये नहीं होती। अमेरिका जैसे देशों में इसकी कमी रहती है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो डोनाल्ड ट्रंप वाला जो थोड़ा सा अगर ध्यान में हो कि उन्होंने इंडिया को कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनेन की जरूरत है इसलिए आप भेजिए। इंडिया ने पहले तो थोड़ा मन वो देखा कि क्या पता अचानक हमारे यहाँ जरूरत पड़ गई तो हमारे यही नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े से तेवर भी दिखाए कि अगर इंडिया नहीं भेजता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, हम भी इंडिया की बहुत हेल्प करते हैं और हम फिर हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि अपने यहाँ कोई कमी नहीं है, आपको जितनी भेजनी है भेजिए, हमारे पास में खूब रॉ मटेरियल है और खूब बना सकते हैं और जितनी को उतनी बना सकते हैं। तो इंडिया ने कहा किसी भी देश को चाहिए तो इंडिया उसको दे देगा। तो खूब सारी यूएसए भी भेजी, ब्राजील भी भेजी, जिस कंट्री को जरूरत थी उस कंट्री को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनेन हमने खूब उस समय में दी और उससे इंडिया की एक जो है एप्रिसिएशन भी मिला, तारीफ भी की, एक बहुत अच्छा भारत ने दूसरे देशों की मदद की है। तो एंटी मलेरियल दवाइयां दी गई जिसमें मेनली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन और क्लोरोक्विनोन सिंपल भी,
क्लोरोक्विनोन, ये टैबलेट भी इसमें देगी। लेकिन बाद में अमेरिका में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन संस्था है जो ये रिसर्च वगैरह, उसने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोविड में कोई रोल है, और उन्होंने साफ मना कर दिया कोई इस एंटी मलेरियल दवाई का इफेक्ट कोविड के पेशेंट में पॉजिटिव रहता हो ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद से इसका यूज एक तरह से बंद सही हो गया। फिर भी किसी किसी में दी गई तो बात अलग है, बाकी नहीं दी गई। तो ये दवाइयां तो कुछ जो नॉर्मल रूटीन की दवाइयां जो चल रही है उनके बारे में। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं और कुछ दवाइयां जो इस दौरान दी गई। एंटीवायरल, वायरस के लिए एंटीवायरल के रूप में। अब वायरस को डिस्ट्रॉय करने से संबंधित क्या हो सकता है, तो हम थोड़ा सा ये वापस अगर देखें कि किस प्रकार से ये वायरस अफेक्ट करता है, तो मैं कहूं कि सपोज ये एक एल्वियोली है, कुपिका है, यहां जो वायरस एंटर करता है रिसेप्टर के माध्यम से एंटर करता है। सपोज मैं कहूं कि ये एक कोरोना का वायरस है, ये यहां से जुड़ेगा और यहां से जुड़ के अंदर एंटर होता है। तो दो तरीके हो सकते हैं जनरली, एक तो यहां पे रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, यहां अगर ब्लॉक कर देंगे तो ये यहां पे जुड़ेगा ही नहीं तो अंदर आएगा ही नहीं तो दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। तो कुछ दवाइयां तो ऐसी हो सकती है जो रिसेप्टर को ब्लॉक करे। कुछ दवाइयां सपोज अंदर तो ये आ गया, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, अब ये जेनेटिक मटेरियल यहां पे क्या करेगा, इस मशीनरी को यूज करके अपने जैसे खूब सारे वायरस बनाएगा। तो यहां ये अपने जैसे खूब सारे वायरस बनाने के लिए जो काम करता है इस राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाने में, इस प्रोसेस को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो भी इसकी ग्रोथ अंदर होगी नहीं, बढ़ेंगे नहीं। तो जनरली दो तरीके होते हैं, या तो इस अंदर जो रेप्लिकेशन हो रहा है खूब सारे अपने जैसे बढ़ा रहा है, इसको रोक दिया जाए, या यहाँ रिसेप्टर पे ही रोक दिया जाए। अगर ये दोनों में से कोई एक तरीका अपनाया जाए तो जनरली एंटीवायरल दवाइयां या तो यहां काम करती है या यहां काम करती है। मोटे तौर पे ये एक आइडिया पता होना चाहिए। एंटीवायरल दवाइयों में एक रेमडेसिविर, जो रेमडेसिविर बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग कहें, 3,000-4,000 रुपए का इंजेक्शन 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए तक जो बेचा गया, वो मेन इंजेक्शन कौन सा था, ये रेमडेसिविर, जो यहाँ पे काम करता है। एक बार एंटर तो होने तक तो नहीं रोकता, लेकिन यहाँ एंटर होने के बाद में उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जिससे उसके अंदर संख्या नहीं बढ़ती, ऐसा माना गया। जनरली ये कोई कोविड के लिए नहीं है, ये सबसे पहले हेपेटाइटिस बी उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। बाद में दूसरे वायरस जो है उसके इन्फेक्शन को चेक करने के लिए भी इसका यूज किया गया, और इबोला में इसका बहुत अच्छा रोल था। तो इबोला, हेपेटाइटिस बी, इनको कंट्रोल करने में इस इंजेक्शन को यूज में लिया गया था। तो फिर देखा गया कि एंटीवायरल है, यहाँ पे ये इबोला वाले वायरस को ब्लॉक करता है तो इसको भी करता होगा। इस प्रकार से इसका खूब यूज किया गया और आज भी खूब किया जा रहा है। बट समय समय पे रिसर्च, हमारे एम्स ने कहें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहें, तो इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट करता ही है, बट कोई ज्यादा नहीं है। तो एक तो ये एक जो है फेविप्राविर, ये भी खूब सारी, इन दोनों एंटीवायरल दवाइयों का खूब यूज किया गया। दोनों जो है वायरस को इस यहाँ पे अंदर अपनी संख्या बढ़ाने में रोकने का काम ये करती है। तो दो दवाइयां, जो वैसे तो और भी दवाइयां यूज में लेगी, लेकिन ये दो दवाइयां सबसे ज्यादा इस दौरान कोविड के ट्रीटमेंट में एंटीवायरल के रूप में यूज में ली गई। अभी कुछ समय पहले एक वेराफिन या वायराफिन जिसको कहें, ये जाइडस कैडिला जो है, एक कंपनी है इंडिया की, जाइडस कैडिला। इस जाइडस कैडिला कंपनी
अहमदाबाद बेस्ड की कंपनी, इन्होंने एक दवाई जिसको हम वेराफिन बोलते हैं ये प्रोड्यूस की। सब ये एंटीवायरल दवाई है और कोविड को रोकने में, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने में काफी हेल्पफुल है। और हमारा जो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसने इसको इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति दी। तो ये जाइडस कैडिला की वायराफिन। तो कुल मिला के ये 3 एंटीवायरल दवाइयां भी इस दौरान, इसका तो अभी अभी 10-12 हज़ार रुपए की ये जाइडस वाली इंजेक्शन है, और ये ऊपर वाली दोनों खूब सारी यूज में हुई। भारत सरकार ने इसकी सप्लाई स्टेट को, हॉस्पिटलों को की, ज़्यादातर जगह फ्री में मिली, कहीं नहीं मिली तो ट्रीटमेंट पैसे मार्केट से भी खरीदी गई और ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली गई। अब इसके अलावा इसी बीच में एक और DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम जो जानते हैं, जो विशेष रूप से मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हथियार वगैरह बनाने का काम करता है भारत के लिए, भारत की सेनाओं के लिए। तो ये मेडिकल की फैसिलिटी, भारत की सेनाओं को हेल्दी रखने के लिए दवाइयां वगैरह बनाने का काम भी साथ में करता है। खूब सारी इसने पहले भी दवाइयां बनाई है, और हमारे RS के एग्जाम में तो DRDO ने कौन सी बनाई है, इसको 2 बार सवाल पूछ लिया कि कौन सी दवाई DRDO ने बनाई है, तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना। DRDO ने एक दवाई बनाई जिसको हम बोलते हैं 2DG, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, या सीधा ग्लूकोज लिख दें तो भी चलेगा क्योंकि डेक्सट्रेटरी फॉर्म में होता है, इसलिए डी ग्लूकोज लिखते हैं। 2DG ये एक DRDO ने दवाई बनाई और कहा कि साहब ये जो है ये एंटीवायरल नहीं है। क्या करती है कि साहब सपोज कहें कि यही एक सेल है जिस सेल के अंदर खूब सारे वायरस इकट्ठा हो गए हैं। सबसे पहले तो ये दवाई उन सेल को आइडेंटिफाई करती है जिसमें वायरस ज्यादा है। जहां वायरस ज्यादा है वहां से ही उस सेल के अंदर ये एंटर होती है। एंटर होने के बाद में इस सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है, हमारी हर सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। हम जैसे यहां से ऑक्सीजन लेके जाके हर एक सेल तक पहुंचाते हैं, खाना खा के ग्लूकोज हर एक सेल तक पहुंचता है। अब फिर उस ग्लूकोज के टूटने से जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी में 2 प्रोसेस, एक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को टूट के पायरुविक एसिड बनने तक की प्रक्रिया जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं वो, और उसके बाद में होती है क्रेब्स साइकिल या क्रेब चक्र। ये 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है हमारे बॉडी के हर एक सेल में। तब ये दवाई क्या करता है, यहां पे अंदर आके इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को रोक देता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को रोकेगा तो क्रेब साइकिल भी नहीं होगी, क्योंकि क्रेब साइकिल तो उसका अगला स्टेप है, पहले ही रोक दिया। क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो पर्टिकुलर उन सेल में जहां पे वायरस ज्यादा है वहां पे इस प्रोसेस को रोक के इसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत तेजी से हो रहा था उसको रोक देगा। तो जिससे दूसरी हेल्दी सेल, नॉर्मल सेल है, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल आराम से बना रहेगा। क्योंकि हम जो ऑक्सीजन अंदर खींच रहे थे ये फेफड़ों में जा रही थी, लंग्स में, और उन लंग्स में जो वायरस है उनको खुद को एनर्जी के लिए ये उस ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा कर लेते थे, इन यहां तक पहुंचने ही नहीं देते थे, ये कम पहुंचती थी। तो इनकी सप्लाई बंद कर दी, इनकी सप्लाई एक तरह से बंद हो गई तो दूसरों को इजीली मिलने लगी। तो कुल मिला के ये ऑक्सीजन के लेवल को कम करता है, ऑक्सीजन के डिमांड को कम करता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। तो बॉडी में, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन दिक्कत वही रही, ऑक्सीजन लेवल 97, 98, 99 है तब तक तो ठीक है। 90 से जैसे ही नीचे आता है वैसे आदमी खुद इतना घबरा जाता है और नहीं हो तो भी ऐसे करने लग जाता है कि मेरे तो सांस लेना ही नहीं आ रहा है।
और डर डर डर, और इस डर से जैसे ही बार बार चेक करे 89 हो गया है साहब, 88 हो गया है, 80 हो गया है, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने से बहुत से लोगों की डेथ जो है वो हुई है। तो ये ऑक्सीजन के लेवल को कुल मिला के बनाए रखता है, और बाकी चीजें ध्यान में रह नहीं रहे। तो ये क्या करता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने में, क्योंकि जो अननेसेसरी ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज हो रहा था उस यूज को रोक देता है, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। ये एक काम करता है 2DG। तो ये DRDO ने बनाई है, और डॉक्टर रेड्डी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस डॉक्टर रेड्डी के माध्यम से ये मार्केट में बेची जा रही है। तो एक ये दवाई इसके अलावा एक दवाई और जो इस ट्रीटमेंट के दौरान की सबसे महंगी दवाई, टोसिलिजुमैब। टोसिलिजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एक बात, ये भी जैसे स्टेरॉइड होते हैं वैसे वैसे इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, और इम्यूनोसप्रेसिव में विशेष रूप से जो IL-6 है, हमने जो IL-6 की बात की थी, उस साइटोकाइंस स्टॉर्म आ जाता है एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर। सेल्स इतनी हाइपर एक्टिव हो जाती है, इतना ज्यादा IL-6 बनाने लगती है कि सेल के अंदर या शरीर के अंदर IL-6 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं तो IL-6 बहुत ज्यादा बता रहा है। अब वैसे तो ये उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना था, बट चूंकि अति सर्वत्र वर्जते वाली बात है कि ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो शरीर में इसकी वजह से बहुत दूसरी दिक्कतें ज्यादा आने लगती है। दूसरी दिक्कतें ज्यादा आने लगती है तो भाई इसको एक बार कम करना जरूरी है। तो इसको कम करने के लिए ये टोसिलिजुमैब 40 से 60-70 हजार रुपए इसकी मार्केट रेट, और हॉस्पिटलों में महंगे इंजेक्शन के नाम से ये खूब सब ये जरूरी है। अब ये कोई कोविड को डायरेक्ट वायरस को नहीं मारता है, बट ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में या इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में दी जाती है, जिससे शरीर को थोड़ा आराम तो मिलता ही है। क्योंकि इस जो ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो आ रहा था, साइटोकाइन का तूफान एक तरह से, साइटोकाइन कौन सा, ये IL-6, इसकी बहुत ज्यादा, इसको रोकने के लिए ये काम करने वाली एक दवाई टोसिलिजुमैब। तो ये मार्केट में खूब महंगे दामों पे ये भी खूब बेची गई एक दवाई ये। और इस दौरान कौन सी दवाई जो चर्चा में रही हो या वो, तो 2 मोनोक्लोनल बेस USA की कंपनियों द्वारा बनाई हुई दवाइयां, एक कैसिरिविमैब और एक इमदेवीमैब। ये भी मोनोक्लोनल बेस्ड दवाइयां हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। USA की बायोटेक कंपनी ने इनको बनाया है, विशेष रूप से कोविड-19 का ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया है। और ये यहां जाके रोकती है वायरस को। इस यहां जो रिसेप्टर है, ग्राही है, जहां से कोरोना वायरस एल्वियोली के अंदर, फेफड़ों की कोशिका के अंदर जो एंटर हो रहा था, यहां जाके जुड़ जाती है, जिससे एंट्री रुक जाती है, एक तरह से दरवाजा बंद कर देती है एल्वियोली के अंदर घुसने का। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 2 कंपनियां, एक रोची इंडिया और एक सिप्ला, इनको
इन दोनों का कॉकटेल, इन दोनों का मिश्रण, ये दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन दोनों को मिला के कॉकटेल थेरेपी के लिए परमिशन दी गई कि बिल्कुल आप इन दोनों का मिक्सचर बना के ऐसी कॉकटेल थेरेपी ये तैयार करेंगे कि वो कोविड के पेशेंट को काफी हेल्प दे दे। तो उसके लिए परमिशन इन दो कंपनियों को दी गई है। तो ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड कोरोना की दवाइयां जो काफी इफेक्टिव। तो ये है आपके सारी ट्रीटमेंट की पद्धतियां। अब इसके बीच में एक प्लाज्मा थेरेपी और खूब चला ही था, जो आप जानते ही हैं। सपोज और प्लाज्मा थेरेपी का मतलब मैं कोविड से इन्फेक्टेड हो गया, रिकवर हो गया, इसका मतलब मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई। तो मेरी बॉडी में खूब सारा IgG है और टोटल एंटीबॉडी भी कुल मिला के ज्यादा है। तो मेरा ब्लड लिया, उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट किया और प्लाज्मा को सेपरेट करके जो एट प्रेजेंट इन्फेक्टेड है पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर ट्रांसफर करना, जिससे मेरे अंदर की एंटीबॉडी उसके हेल्प करे, उसके इम्यून पावर को बढ़ाने में। ऐसा किया जाए तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। और बहुत सी डिजीज में ये प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस मानने की बात है कि सब मैं ठीक हुआ हूं, इसका मतलब मेरे बॉडी में अब इम्यूनिटी आ गई है तो ब्लड में है तो दूसरे में भी जाएगी तो शायद अच्छा सा काम करेगी। तो ऐसा समझ के ये दिया जाता है। लेकिन बाद में ये भी कह दिया कि प्लाज्मा थेरेपी भी कोई ज्यादा कारगर नहीं है, तो इसको भी बाद में यही कहा गया कि ये कारगर नहीं है। तो कुल मिला के इतनी सारी दवाइयां यूज में की गई, बट उसके बाद भी लास्ट तक भी ये कि कौन सी दवाई बहुत ज्यादा कारगर है और अच्छा कर रही है, ये अभी तक भी ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। सिम्टम के आधार पे जहां जैसा लगता है वैसी दवाइयां दी जाती है, किसी को रिकवरी हो जाती है, किसी को रिकवरी में दिक्कत आती है, और अल्टीमेटली खुद का इम्यून पावर जो है वो जिसका स्ट्रांग है वो बहुत अच्छे से इस डिजीज से रिकवर हो जाएगा, और जिसका खुद का इम्यून पावर ज्यादा अच्छा नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हेल्प की, बहुत से लोग अच्छे से ठीक हुए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ठीक नहीं भी हो पाए, बट मेडिकल साइंस ने अपनी तरफ से उनको ठीक करने की पूरी कोशिश की है। तो ये हमारे सब लिखे हुए हैं, इनमें से ज्यादातर काम के नहीं है, काम की कुछ कुछ है, वही है, आप केवल उन्हीं को याद रखें। बस आप पॉज करके देख कर लिख लीजिए। ये प्लाज्मा थेरेपी का दे रखा है। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के बाद में बात कर लेते हैं अपन वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन हमेशा बेटर देन ट्रीटमेंट होता ही है। बीमार हो और उसके बाद अपन इलाज लेवें, उससे अच्छा है कि पहले से उस बीमारी को रोकने की कोशिश कर लेवें। कैसे प्रिवेंशन हो सकता है? तो पहली चीज तो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो बहुत टाइम से प्रचारित किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि सब कोविड के अनुसार अपना व्यवहार करें। कैसे? सब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना, क्योंकि हाथ हमारे नाक और मुंह के टच बार बार होते रहते हैं। तो बार बार हम अगर धोते रहेंगे तो सपोज कहीं पे मैंने यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया और कहीं टच किया, वहां वायरस था भी और मैंने हाथ धो लिया तो वो चला गया, उसके बाद में हाथ यहाँ लगाऊंगा तो भी नहीं होगा। और हाथ धोने की आदत नहीं है और नाक कुचड़ने की आदत अगर ज्यादा है तो हमने कहीं से भी हाथ लगाया, वहां से अगर वायरस हमारे हाथ के चिपक गया है तो यहाँ से अंदर एंटर हो सकता है। तो बार बार हाथ धोना, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना, मास्क लगा के रखना। मास्क में भी N95 मास्क जो एयर के अंदर 95% तक के जो पॉल्यूटेंट कहें,
पार्टिकल कहें वो है, उनको रोकता है, इसलिए हम उसको N95 कहते हैं। और N का मीनिंग है कि ये नॉट रेसिस्टेंट टू फैट या ऑयल, घी तेल के संपर्क में आने से वो खराब हो जाता है, इसलिए उसको इनसे थोड़ा दूर रखें। इस वजह से इसका नाम N95 है। ये स्टैंडर्ड है, यूएसए के द्वारा जारी किए हुए, उसको फॉलो करके कोई भी बना सकता है, पर्टिकुलर कोई एक कंपनी का नहीं है। तो मास्क का यूज करें, और ये सारी बातें हम जानते ही है। अब इसके साथ साथ में एक है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी एक प्रकार का प्रिवेंशन ही है, टीकाकरण। वैक्सीनेशन में और ट्रीटमेंट में फर्क ये है कि ट्रीटमेंट का मतलब तो जब हम बीमार हो गए तो उसके बाद में जो हमें दवाइयां दी जाती है वो है ट्रीटमेंट, और वैक्सीनेशन है पहले से। बीमार होने, आप स्वस्थ हो उस समय में, बीमारी के दौरान कभी भी वैक्सीन नहीं लेते, क्योंकि एक तो वो खुद वायरस है, एक ये और बीमारी, ये भी तो एक बीमारी है वैक्सीन वाली भी, तो दोनों साथ मिल जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो जिस दौरान इन्फेक्शन बॉडी में है उस दौरान कभी भी टीका नहीं लगता है, सरकार लगाती भी नहीं है, क्योंकि अब पेंडेमिक फैल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वस्थ हैं वो लोग पहले से अगर वैक्सीनेशन लगवा दे तो उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा, ये सोच के। अदरवाइज ये रहता है कि जब बहुत पेंडेमिक चल रहा हो तो उस दौरान वैक्सीनेशन सही माना भी नहीं जाता है, बट परिस्थितियों के अनुसार करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, सभी में अगर बीमारी इतनी फैल जाएगी तो कम से कम जहां जहां भी जो अभी पे इन्फेक्टेड नहीं है उनके वैक्सीन लग जाए तो उनके सही हो जाए। तो बीमारी से पहले बॉडी के अंदर मेमोरी शेल और इम्यूनिटी को डेवलप करना, जिससे जब भी वायरस बॉडी में आए तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देवे। तो बहुत सारे टीके हम देखते हैं, पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई जाती है, डीपीटी का टीका लगता है, मीजल्स का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, खूब सारे टीके, रेबीज का टीका लगता है, टिटनस का टीका लगता है, डिफ्थीरिया पर्टुसिस के खूब टीके लगते हैं। तो जिससे वो बीमारी का वायरस बैक्टीरिया बॉडी में आ भी जाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहे, उसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, टीकाकरण बोलते हैं। कोविड के मामले में अगर बात करें तो टीका बनाने की 4 टेक्निक है। तरीके अगर बात करें कि कौन कौन से तरीके से टीके बन सकते हैं, तो 4 तरीकों से टीके बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से 4? पहला है इनएक्टिवेटेड, या इसको हम बोल देते हैं वीक्ड, इनएक्टिवेटेड वायरस या वीक्ड वायरस। इसका क्या मीनिंग है? तो सब ये सपोज कोरोना का वायरस है, इस कोरोना के वायरस को हमने पूरा का पूरा लिया, उसको कमजोर बना दिया, जिससे वो हमारे को ज्यादा बीमार नहीं कर सके। हल्का सा बुखार है बात, लेकिन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर ले वे, तो ऐसा कमजोर बना के हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए तो हम उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड या वीकेंड। एटेन्यूटेटेड भी बोलते हैं कि उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया जाता है, इतना कमजोर कर दिया जाता है कि हमें बीमार तो नहीं कर सके, बट हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ले। जब वास्तविक कोरोना का वायरस आए तो वो उसको पहचान के उसको डिस्ट्रॉय कर देवे। तो इनएक्टिव और वीक, ज्यादातर अब तक जो टीके बन रहे हैं वो इसी टेक्निक का यूज करके बन रहे हैं, और ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15-15 साल, बहुत सालों में, पोलियो वगैरह के 10-10, 15-15 साल में जाके विकसित हुए हैं। तो एक लंबे प्रोसेस के बाद में, अच्छे खासे ट्रायल करने के बाद में वाकई कमजोर हुआ है या नहीं हुआ है। अब कोरोना का तो क्या है कि वायरस खुद भी अपने आप में कोई बहुत ज्यादा इतना सीवियर है नहीं, इसलिए हमने साल 1.5 साल में ही बना के कर दिया। पोलियो जैसा वायरस जो विकलांग बना देता है, अगर उसमें हम इस प्रकार की जल्दबाजी में 1-2 साल में तैयार करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें और उसकी वजह से लकवा हो जाए तो ये तो देने के लेने पड़ गए। तो लेकिन चूंकि ये तो इसलिए रिस्क ले ली गई, अदरवाइज टीका बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पूरे ट्रायल नहीं हो तब तक हम वायरस को हमारी बॉडी में एंटर करवाएं, क्या पता उस वायरस का क्या इफेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा रिस्की रहता है, यही डर एक लोगों में फैला हुआ है। बट चूंकि कोरोना वायरस में डरने की ऐसी कोई बात है नहीं, इतने लोगों ने लगा दिया है, इतने सब लोगों के फायदा हुआ है, अच्छा ही हुआ है, तो अच्छा ही है। और साइंटिस्ट और सरकार हमारे बारे में सोचती है, तो हमें सरकार
के जो निर्देश हैं उनका पूरा पालन करना चाहिए। इंडिया का कोवैक्सीन जो कोवैक्स टीका है वो कोवैक्स और चाइना का साइनोवैक या साइनोफार्मा, दोनों ही कोवैक्सीन और साइनोवैक ये इसी टेक्निक का यूज करके बने हुए हैं। आगे हम एक एक टीके के बारे में देखेंगे क्या उसकी स्थिति है क्या नहीं है। अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि 4 तरीकों का, 4 टेक्निक का यूज करके टीके बनते हैं। बस आपको ये टेक्निक समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। दूसरा जो है वो है प्रोटीन सब यूनिट। प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का मतलब हमने ये कहा साहब ये जो है कोरोना का वायरस है, वहां पे तो पूरे के पूरे को लेके इनएक्टिव बनाया था, यहां पे पूरे के पूरे को इनएक्टिव नहीं करते हैं, पर्टिकुलर कोई प्रोटीन का। अब इसमें अभी जो बन रहे हैं वो ये जो प्रोटीन है वो एस प्रोटीन है। तो ये जो एस प्रोटीन है इस प्रोटीन का यूज करके, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी आ गई तो वो एंटीबॉडी जो है, जैसे ही कोई कोरोना का वायरस आएगा उसके स्पाइक से जाके चिपक जाएगा। स्पाइक से चिपक जाएगा तो क्योंकि जो एंट्री होती है वो स्पाइक के माध्यम से ही होती है तो वो एंट्री रुक जाएगी। तो दूसरे तरीके जिसमें केवल प्रोटीन सब यूनिट का यूज करके वैक्सीन बनाए जाते हैं, तो केवल इतना पार्ट जो है इसको लिया, इसको इनएक्टिव किया, इसको करके बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में डाल दिया। हमारी बॉडी ने इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी एंटीबॉडी बना दी। जब भी वास्तव में आएगा तो वो उसके स्पाइक से जाके चिपक जाएगा तो एंट्री नहीं होगी। तो दूसरा तरीका ये है। इस तरीका का यूज करके अमेरिका की जो नोवावैक्स कंपनी है उसने एक वैक्सीन बनाया जिसका नाम भी नोवावैक्स ही है। तो नोवावैक्स वैक्सीन जो है वो इस प्रोटीन सब यूनिट का उपयोग करके बनाया गया है। टेक्निक ये यूज में ली गई है। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका अगर बात करें तो वो है वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जिसमें किसी और वाहक का प्रयोग किया जाए। किया क्या कि साहब ये कोरोना का वायरस है, इस कोरोना का वायरस का जो ये जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को लिया, इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्निक हम जानते हैं, तो उससे रिकॉम्बिनेंट मटेरियल बनाया, यानी हमने हमारी इच्छा के अनुसार उसका पार्ट जो है हमें लगा कि ये पार्ट बॉडी में डाल देंगे तो इम्यूनिटी बन जाएगी, तो उसके साथ में डिजायर्ड हम जो चाहते हैं वो उसके साथ में मिलाया और मिला के एक दूसरा वायरस, दूसरा मतलब ये कोरोना का नहीं और कोई हल्का वायरस, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसका खुद का जो था ये तो था ही था, और साथ में हमारा वाला थोड़ा बीच में जो हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया वो इसके साथ रिकॉम्बिनेंट हो गया। और अब ये इसको जनरली इसमें एडिनो वायरस को यूज में लिया जाता है। एडिनो वायरस जो है चिंपांजी का, मनुष्य का वायरस है जो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम का कारण बनता है। तो उस एडिनो वायरस की कई वेराइटियां हैं, तो उसमें से कुछ टाइप जो भाई हमें बीमार नहीं करते हैं, उस एडिनो वायरस को लिया, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट ये जेनेटिक मटेरियल जो था उसको इसमें डाला। अब इस एडिनो वायरस को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर वैक्सीन या एडिनो वायरस वैक्सीन। तो एडिनो वायरस वाले, जिसमें वायरस जो अंदर हमारे बॉडी में जा रहा है वो एडिनो है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा मटेरियल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया है उसको इसके अंदर डाल दिया, जिससे ये इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाए
और जब एक्चुअल वायरस आए तो वो उसके अगेंस्ट काम करे। ये इस टेक्निक का यूज करके खूब सारे टीके बन रहे हैं, जिसमें 3 टीके मेनली, एक तो जो एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलके हमारे देश में काम में आने वाला जो कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका का जो इंडियन वर्जन है, इंडियन ब्रांड इंडिया के अंदर जो बेचा जा रहा है वो कोविशील्ड नाम से बेचा जा रहा है। ये जो है इस एडिनोवायरस का यूज करके वेक्टर वाहन तकनीक पे बना हुआ है। एक तो ये, दूसरा जो स्पुतनिक हमारे यहां पे आ रहा है, जो गैमेलिया ने बनाया है, स्पुतनिक वी रशिया की जो वैक्सीन है, गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने जो बनाया है, वो भी इस एडिनोवायरस का यूज करके बनाया है। तीसरा, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा जो जॉनसीन नाम से एक टीका बनाया है, जिसकी केवल सिंगल डोज, एक यही टीका है जिसका सिंगल डोज कह रहे हैं कि सफिशिएंट है, 2 डोज लेने की जरूरत नहीं है। ये भी कौन सी टेक्निक से है? इस वेक्टर वैक्सीन कहते हैं हम इसको, या एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन कहते हैं। तो इसका करके ये 3 टीके बनाए गए जिसमें ये होता है। तो ये तीसरा तरीका बनाने का। ये चौथा तरीका जो केवल इसी बार यूज में लिया गया है वो है mRNA वैक्सीन, या सीधा RNA वैक्सीन कह देते हैं हम। ये वाला चौथा, ये केवल इस कोविड के दौरान, इससे बाकी वाली जो तीनों टेक्निक है उस टेक्निक से पहले भी टीके बनते थे। सबसे कॉमन तो इनएक्टिव वाला ही है, सबसे पहले हमने बात की, बट बाकी वालों से भी टीके बनते हैं। ये टेक्निक इसी बार, ये इसलिए कि ये फास्ट है। फास्ट का मतलब कि हमने लेबोरेटरी में जैसा चाहे वैसा एक आरएनए वायरस बना दिया और उस आरएनए वायरस को सीधा हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। न तो किसी वेक्टर को यूज में लिया बीच में, न उस कोरोना का जो खुद का जीनोम है उसका कोई यूज किया। हमने उसके बेस पे कोरोना का जो आरएनए वायरस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने लेबोरेटरी के अंदर मैसेंजर आरएनए बनाया और उस मैसेंजर आरएनए की खूब सारी कॉपी बनाई और उनको हमने हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये मैसेंजर आरएनए बॉडी के अंदर जाएगा, जाके प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन एक प्रकार से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी, एंटीबॉडी के रूप में काम करेगी। तो चौथी जो है वो mRNA। तो मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया कि जो पहला तरीका उसमें कोरोना का खुद के वायरस को लेके कमजोर किया, दूसरी टेक्निक में पूरे वायरस को नहीं लिया, पर्टिकुलर इस पार्ट को, प्रोटीन यूनिट है जो है उनमें से किसी जो लगा के वो स्पाइक में लगा तो स्पाइक ले लिया, वो दूसरा तरीका। तीसरा, जो कोरोना का खुद का वायरस है उसका जो जीनोम है उसका रिकॉम्बिनेंट मटेरियल तैयार करके एडिनो वायरस में डाला, एडिनो वायरस को हमारी बॉडी में डाला। और चौथा तरीका है लेबोरेटरी में मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करके उसको हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये है mRNA वैक्सीन। सबसे अच्छे यही माने जा रहे हैं आज के टाइम में, बट इसमें टेम्परेचर वाला थोड़ा सा लोचा है, इसमें थोड़ा सा स्पुतनिक में भी लोचा है। इसका बहुत ज्यादा -17 -18 पे ये है, या नहीं तो -30-40 पे तो रखना ही पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लोचा है क्योंकि मैसेंजर आरएनए ब्रेक हो सकता है, उसकी चेन टूट सकती है अगर थोड़ा सा ही टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो। इस वजह से थोड़ा रख रखाव इसका मुश्किल है, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। 2 टीके आज के टाइम में, एक मॉडर्ना, यूएसए का मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो इस टेक्निक पे है, और एक फाइजर बायोएनटेक का जो वैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन इस mRNA वैक्सीन के आधारित है। तो मोटे तौर पे ये 4 टेक्निक, अब उन 4 टेक्निक में खूब सारे जो वैक्सीन है उनको हम एक एक करके कुछ इंफॉर्मेशन कि भाई कौन सी कंपनी ने बनाया है, किस टेक्निक पर आधारित है, कितनी डोज लगती है। डोज में तो एक जॉनसन वाला है, जॉनसन एंड जॉनसन का जो जॉनसीन वैक्सीन है उसकी 1 डोज लगती है, बाकी सब में 2-2 डोज लेनी होती है।
और हर एक वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, जिससे क्योंकि वो पता होगा तभी काम चलेगा, अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत ये आ सकती है कि वैक्सीन तो खरीद लिया 1000-1500 रुपए का, लेकिन अगर टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो वो कोई काम का नहीं रहता है। कितने डिग्री पे स्टोर होता है वो। इंडिया के में आज के दिन 3 वैक्सीन यूज में आ रहे हैं, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन और एक स्पुतनिक वी। अब इन तीनों के बारे में क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है, उन सब को हम इसके बाद में बात करेंगे। ओके, तो अब हम उन्हीं स्लाइडों पे चलते हुए ही कर लेते हैं। प्रिवेंशन के लिए ये लिख लीजिए पहले तो कि कोविड उपयुक्त व्यवहार करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में क्या क्या चीजें आती है, तो मोटे तौर पे मैंने ये कुछ लिख लिया है, बाकी आप अपने लेवल पे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे को रोजाना फोन की जो कॉलर ट्यून में किसी को फोन लगाते हैं तो अवेयरनेस के लिए जो मैसेज चलाए जाते हैं, लगभग वैसे ही ये 4 टेक्निक दी गई है आपको। ये डायग्राम वगैरह कहीं बनाना नहीं है, बस मैंने बताने के लिए कि ये mRNA आधारित RNA या DNA जो भी हो उसका यूज करके वैक्सीन बने। तो वेक्टर ये एडिनो वायरस या ले लिया, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसको हमारी बॉडी में भेजा, तो ये वेक्टर वाले, जैसे एस्ट्राजेनेका वाला, जॉनसन एंड जॉनसन वाला, एक चाइना का जो है कैंसिनो, ये है स्पुतनिक, ये सब यूनिट वाला नोवावैक्स, एक जो केवल स्पाइक प्रोटीन को यूज करके बनता है, और वीक करके इनएक्टिव वैक्सीन जो है ये साइनोफार्मा, साइनोवैक और इंडिया का खुद का कोवैक्सीन। ये इसमें ये सपोज ये जो वायरस है इसको इनएक्टिव बना दिया, तो ये 4 तरीके हैं जिन तरीकों का यूज करके टीके बनते हैं। ये एक टेबल है जो बिल्कुल आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये आप भी बना दीजिए। ये कंपनी है, कंपनी का नाम और कंपनी के नाम से ही टीके का नाम है, एक्स्ट्रा कोई नाम है नहीं। एक्स्ट्रा कोई नाम हो तो हम उसको अलग से लिख देंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में जो लग रहे हैं उनकी तो अलग से बात करेंगे ही करेंगे। दुनिया में आज के टाइम मोटे लेवल पे ये टीके कोविड-19 को रोकने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं। अब ये पहला, ये फ्लैग जो दिखा रखा है, आपको फ्लैग नहीं बनाना है, यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना है, तो ये है यूके, यूके का फ्लैग है। तो यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां की, उसने और एस्ट्राजेनेका कंपनी, इन दोनों ने मिलके एक प्रकार से टीका बनाया है। कौन सा है ये, तो ये वेक्टर वाला है, वायरल वेक्टर, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मैंने जो बात की थी उससे तैयार किया गया, तो ये एक वायरल वेक्टर टीका है। कितनी डोज लेनी होती है, 2 डोज लेनी होती है। अब डोज के बीच में डिफरेंस जनरली 28 से 42 डेज का है, बट इंडिया के अंदर दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, थोड़ा लंबे समय बाद में दिया जाए तो इम्यूनिटी और अच्छी बनेगी, ये भी एक साइंटिफिक रीजन बताया जा रहा है। और थोड़ा सा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए दोनों डोज के बीच का जो गैप है वो बढ़ा दिया, और बढ़ा के यहाँ 84 से 112 दिन कर दिया है, वो एक अलग बात है। बट कंपनी द्वारा पहले से जो रिकमेंडेड है वो यही है कि दूसरी डोज 28 दिन से 42 दिन के बीच में उस दौरान लेनी है, तो लगभग सबकी यही है। इसको जो बिल्कुल स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही किया जाता है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर का नॉर्मल टेम्परेचर है। रेफ्रिजरेटर में हम जो सब्जियां वगैरह रखते हैं वो इसी टेम्परेचर पे रखते हैं। तो ये दूसरा, ये मॉडर्ना, यूएसए का फ्लैग दिख रहा होगा, तो यूएसए की एक कंपनी है मॉडर्ना, उसने बनाया। ये mRNA बेस्ड कह दें, पार्ट ऑफ वायरस जेनेटिक कोड, मतलब वायरस का जो जेनेटिक कोड है उसका एक हिस्सा लेके हमने डाल दिया, तो mRNA बेस्ड हम कहते हैं इसको। इसमें भी 2 डोज लगती है और इसको -25 से -15 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं। 6 महीने 7 महीने वगैरह तो नहीं लिखने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, तब इतने डिग्री पे इसको हम स्टोर करते हैं। फाइजर बायोएनटेक, फाइजर अमेरिका की कंपनी है, बायोएनटेक जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी और यूएसए 2 कंपनियां हैं, एक फाइजर और इन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये भी mRNA आधारित है, तो RNA टीका कहें या mRNA कहें, इस पर आधारित है। इसमें भी 2 डोज लगती है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चाहिए, -18
से -16, तो जनरली हम कहते हैं -70 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करना होता है। गैमेलिया ये रशिया की है। स्पुतनिक वी नाम से वैक्सीन बनाया है इसने। वायरल वेक्टर है, एडिनो वायरस का यूज करके, जैसा ये वायरल वेक्टर है बिल्कुल लगभग वैसा ही, थोड़ा डिफरेंस है। एडिनो वायरस का टाइप 1 टाइप 2 ऐसे यूज में अलग अलग लेते हैं हम, वो अलग बात है, बट मोटे तौर पे वही है। इसमें भी 2 वैक्सीन लगते हैं। अब इसका जो है वो थोड़ा सा लोचे वाला है। लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन जनरली हम जो लगाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही लगता है। तो लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन है तो उसके लिए तो आपको चाहिए -18 डिग्री सेल्सियस का। अब -18 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड फॉर्म में एनी टाइम रहना चाहिए। 2 घंटे भी अगर रूम टेम्परेचर पे रह लिया तो दिक्कत हो सकती है। आपने आइस के बीच में डाल के रखा है, जनरली करते क्या है, आइस बॉक्स होता है, उस आइस बॉक्स के अंदर वायल रखते हैं जिससे उसका टेम्परेचर -18 तक रहता नहीं है। -18 के लिए आपको थोड़ा और ठंडा करना पड़ता है। आइस का टेम्परेचर माने तो -4, -5, -8, -10 तक, इतना, क्योंकि आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाती है, तो और थोड़ी ठंडी है तो इतना हो सकता है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन अपने को रखना पड़ेगा। अब गैमेलिया कंपनी ने हमारे को या जहां भी अवेलेबल करवाए उनको कहा कि हम आपको ड्राई फॉर्म में देंगे, पाउडर फॉर्म में। जब तक ये पाउडर फॉर्म में है तब तक आप 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वाटर से उसको डाइल्यूट करके लगाते हो, उस दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रहे। उसको ध्यान में रखने के लिए थोड़ा अच्छा ठंडा सा जो है, मिलाते समय भी वहां पे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे, उस रूम का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा हो, तो वैक्सीन खराब ना हो। इस वजह से थोड़ी दिक्कत इसमें ये आती है इस टेम्परेचर वाली। तो ये ड्राई फॉर्म में तो 2 से 8 डिग्री है, बट लिक्विड फॉर्म में लगते टाइम लिक्विड फॉर्म बनाना पड़ता है। पहले जो है स्टोर करते टाइम में, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उस समय ड्राई फॉर्म में रहता है, पाउडर के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है वो। तो ये चाइना का ये है साइनोवैक कोरोना वैक्सीन। ये इनएक्टिव, जो इंडिया वाला जो कोवैक्सीन की हम आगे बात करेंगे, बस वैसा ही है। ये 2 डोज लगती है, नॉर्मल टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री इसी पे करते हैं। ये नोवावैक्स यूएसए की कंपनी, इसने प्रोटीन सब यूनिट का यूज करके ये बनाया है। स्पाइक प्रोटीन को उसने काम में लिया है। 2 डोज लगनी है, वही नॉर्मल टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। जेंसिन का टीका, और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है उसका जेंसिन वैक्सीन जो है यूएसए, और यूएसए के साथ में बेल्जियम। मेनली तो ये यूएसए की कंपनी है, लेकिन साथ में बेल्जियम, इन दोनों का मिला के है ये। तो ये जेंसिन का टीका, ये भी वायरल वेक्टर ही है, यानी एडिनो वायरस का यूज करके जो बनता है। वैसे इसमें एक ही डोज है, ये ध्यान रहे, केवल सिंगल डोज में इतना का इतना इफेक्टिव रहेगा, ये इन्होंने कहा है। और टेम्परेचर यहाँ पे भी 2 to 8 डिग्री है, तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोटे तौर पे आज के दिन ये वैक्सीन लग रहे हैं। तो ये आप एक टेबल अपने नोट्स में बना लीजिए। अब उसके बाद में इंडिया के अंदर जो वैक्सीन लग रहे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी ये इंफॉर्मेशन है कि इंडिया के बारे में जो टीके लग रहे हैं, 3 टीके आज के दिन लग रहे हैं। एक कोविशील्ड, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो हो रहा है कोविशील्ड का ही हो रहा है। कोविशील्ड के बारे में 2-3 बातें तो सीधी सीधी यही कि ये यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है, इन्होंने मिलकर विकसित किया, तैयार किया, सारी टेक्नोलॉजी वहां की है। इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो कर रहा है। और है ये एडिनो वायरस पर आधारित है, ये हमें पता ही है, एडिनो वायरस पर आधारित है। 2 डोज लगानी है, टेम्परेचर नॉर्मल 2 to 8 डिग्री सेल्सियस वाला ही है, इसलिए वो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक इसका ये नाम जो दिया है वो कोड नेम के आधार पे, यहां पे इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे ये लिखा है CH, इसका मतलब है चिंपैंजी, क्योंकि एडिनो वायरस जो काम में लिया वो चिंपैंजी का, तो चिंपैंजी का एडिनो वायरस है। एडी का मतलब एडिनो वायरस, और बीच में OX लिखा है, और OX का मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और एडिनो वायरस टाइप 1, एडिनो वायरस के भी टाइप 1 टाइप 2 ऐसे होते हैं, तो एडिनो वायरस टाइप 1 काम में लिया है, इसलिए यहां पे 1 लिखा है।
COV का मतलब पहले मैंने क्लास में बताया था, नोवेल कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस जो है उसके अगेंस्ट ये काम करता है, 19 में जो बीमारी हुई उसका। और उन्होंने अपना ये कोड नेम और दिया है AZD, एस्ट्राजेनेका से आधारित, तो AZD1222। ये कभी भी इस प्रकार का नाम देके पूछ ले तो ये कौन सा टीका है, तो ये कोविशील्ड है। बाकी बातें नॉर्मल जो हमने कर ली है। ये वायल है उनका, तो कोई, ये तो कोवैक्सीन भारत वाला, ये कोविशील्ड वाला वैक्सीन लगाने गए होंगे तो ये देखा होगा, नहीं तो इसका कोई ज्यादा यहाँ रोल है नहीं। अब दूसरा जो 100% स्वदेशी तकनीक से बना हुआ कोवैक्सीन, और भारत बायोटेक कंपनी जो है इसने मैन्युफैक्चर किया है मेनली, इसलिए इसका नाम BBV। BBV का मतलब भारत बायोटेक वैक्सीन, और अपना एक कोड नंबर दे दिया 152, तो 152 ये इस कोवैक्सीन का वो है। इस भारत बायोटेक कंपनी को जो टेक्निकल सपोर्ट दिया है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, जो हम जानते हैं कि भारत में मेडिकल के सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करने वाली भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन दोनों के सपोर्ट से ये तैयार की गई है। BSL-3 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये बायोसेफ्टी लेवल, हर एक लेबोरेटरी जो होता है उसमें बायोसेफ्टी लेवल दिए जाते हैं, बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 और मैक्सिमम 4 यहां तक दिया जाता है। तो ये बायोसेफ्टी लेवल कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं उसी के आधार पे उसको एक मार्का दिया जाता है, और उसके बाद में कौन कौन से लेवल के एक्सपेरिमेंट वो कर सकते हैं और कौन से के नहीं कर सकते। यानी अगर आपके पास में फैसिलिटी नहीं है तो आप कौन कौन से वायरस पे काम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आगे चल के बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है, बीमारियां फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है इस वजह से। तो ये 3rd लेवल का है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो लेबोरेटरी है वो BSL-4 लेवल की है, और ICMR तो संस्था है जो इन सब के ऊपर रेगुलेट करती है। 100% स्वदेशी अगर कहे तो वो कौन सा है, कोवैक्सीन। ये इनएक्टिव वायरस पर आधारित है, जो सबसे पहली टेक्निक मैंने बताई थी, जो सबसे ज्यादा टीके इसी से बने हुए हैं वो है। डोज और इंटरवल इसका यही है, और स्टोर भी नॉर्मली है, कोई ज्यादा इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। स्पुतनिक V, इसका जो टेक्निकल नाम कहें तो वो है गैमेलिया कंपनी है, इसलिए इसने गैम लिख दिया पहले, और उसके बाद में कोविड वैक्सीन सीधा सीधा, तो कोई ज्यादा टिपिकल दिया नहीं है। गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, रशिया की जो संस्था है इसने इसको डेवलप किया है। नॉर्मल में हम इसको गैमेलिया का ही बोलते हैं, तो गैमेलिया वैक्सीन कहें तो गैमेलिया ये वाला। इंडिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है आने वाले टाइम में इंडिया में भी बनेगा, तो इंडिया में डॉक्टर रेड्डी तो इसके लिए है ही है, और भी हो सकता है वो अपने बनाए। आज के टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कौन कर रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद वो इसको कर रही है। ये एडिनो वायरस पर आधारित है, 2 डोज इसमें भी लेनी होती है, गैप यही है। अब ये जो ड्राई फॉर्म है उसके लिए तो टेम्परेचर 2 से 8 है, और लिक्विड में टेम्परेचर का थोड़ा सा लोचा है, और वो -18 डिग्री सेल्सियस पे इसको लिक्विड फॉर्म में करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है, इसलिए ज्यादा ये वैक्सीन लग भी नहीं रहे हैं। तो ये था आपके वैक्सीन से संबंधित, तो ये था आपके पूरा कोविड। उसके अलावा अब सरकार ने कब लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई, कौन कौन से ऐप जारी किए गए हैं, कौन सी वेबसाइट इसके लिए बनाई गई है, वैक्सीनेशन के जो कौन कौन से फेज हैं, वैक्सीनेशन स्टार्ट किस डेट से हुआ था, बेनिफिशियरी की अलग अलग क्या कैटेगरी थी, कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को लिया गया, उसके बाद में 60+ वाले सभी, साथ में कोमॉर्बिडिटी वाले, कोमॉर्बिडिटी का मतलब जिसके दूसरी साथ में बीमारी हो, ज्यादा दिक्कत आई है कोमॉर्बिडिटी, यानी पहले से डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, इनके जो पेशेंट है उनकी ज्यादा दिक्कत आई है, तो इसलिए कोमॉर्बिडिटी वालों को 60+ वालों के साथ में दिया गया। उसके बाद में 45 से ज्यादा एज वालों को उसमें शामिल किया गया। उसके बाद में लास्ट फेज में 18 से ऊपर वालों को किया है, और आने वाले टाइम में 12 साल तक के बच्चों को उनको लगेंगे, फिर अगर जरूरत आगे और लगी
तो 2 साल तक के बच्चे हैं उनको लगेगा। तो ये एक फेज वाइज जो किया गया है उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत रहता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप अपने लेवल पे तैयार कर ले। आरोग्य सेतु ऐप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा, और ये कोविन ऐप जो वैक्सीनेशन का पूरा लेखा जोखा रखता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लेवें। तो ये था आपके पूरा का पूरा कोविड। और इन 2 क्लास में मेरे ख्याल से कोविड से संबंधित ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें कर ली है। मेरी तरफ से मैंने बेस्ट एफर्ट्स किया है आपके लिए। अब आपको अच्छा लगा है, कितना लगा है कितना नहीं लगा है वो आप जानें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।